आइए सब लोग देखिए। अब इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में बता चुके हैं। आज रहेगा प्रथम कोट की अपक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यह हेडिंग पड़ेगी, तो लिखिएगा इसमें। उसी तरह परिभाषा कल बताए थे कि कैसे देनी है, तो लिखिएगा वह अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर, वह अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर, जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के एक घात के, अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, एक घात के समानुपाती होता है, एक घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाती है। फिर नीचे लिखिएगा यदि कोई अपक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया ए अभिकारक से मान लीजिए कोई उत्पाद बना, तो अगर यह प्रथम कोट की अपक्रिया है तो इसमें अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर समानुपाती आएगी ए अभिकारक की सांद्रता। इसी तरह दिखाते हैं ना, एक घात लगा देंगे, या यहां पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर इक्वल टू लगाएगा तो के वेग स्थिरांक हो जाएगा और ए की घात 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब यह साइन हटेगी तो के नियतांक आएगा, तो नोट कर लीजिएगा यदि कोई अभिक्रिया, डैश लगाएगा, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, और इसकी परिभाषा तो याद रहना चाहिए एकदम। आपको हर एक स्टेप हमने बता दिया है। देखिए फिर यह हो गया, यह तो सामान्य रूप से हमने लिख दिया। अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल एक दे चुके हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, बोलिए पीछे हो चुका है, वह बताइए प्रथम कोट की अपक्रिया थी कि नहीं, तो वह भी एक उदाहरण रहेगा। H2O2 से क्या बनता है, H2O प्लस O2 बना था ना, ए बना था। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाया गया था, 2 लगाया गया था, बैलेंस हो गया कि नहीं। अब यह बैलेंस देखिए, यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर 2 लग गया तो बैलेंस हो गया। इसके बाद यह देखा गया, प्रयोगों के आधार पर देखा गया, लिख सकते हैं प्रयोगों से देखा गया, देखा गया, क्या देखा गया, जो अभिक्रिया की दर है इसमें, अभिक्रिया की दर वह इक्वल टू के लगाएगा और H2O2 की घात बताइए, सांद्रता पद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह लिख देंगे सांद्रता पद की घात 1 हो जाएगी। तो यह एग्जाम्पल भी लिखिए, और भी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। बंद है, चल तो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। यहां कभी कभी एक घात लिखी रहेगी, या यहां तो छिपी रहती है एक घात, तो लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं, तो दोनों सही रहेगा। हो गया होगा यहां पर। इसके अलावा अमोनियम नाइट्राइड का फार्मूला बनाए थे। अमोनियम नाइट्राइड का जब विघटन होता है तो वह भी देखा जाए तो प्रथम कोट की अपक्रिया के अंतर्गत आता है। तो दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, अमोनियम नाइट्राइड, दूसरा एग्जाम्पल इसका अमोनियम नाइट्राइड, सूत्र इसका रहेगा NH4NO2। इन बताए थे, एक बार मिला है। अमोनियम नाइट्राइड
के विघटन में भी प्रथम कोट की अपक्रिया प्राप्त होती है। विघटन में भी प्रथम कोट की अपक्रिया प्राप्त होती है। तो देखिए, इसका जब विघटन होता है, हमने बताया जब इसको हीट किया जाएगा, विघटन किया जाएगा, तो क्या क्या बनेगा? N2 बनेगा प्लस और क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी नाइट्रोजन गैस निकलेगी इससे और जल बन जाएगा। यहां पर बैलेंस करने के लिए यहां पर केवल 2 आपको लगाना है। तो यहां पर भी देखिएगा, जो अपक्रिया की दर आएगी प्रयोगों के आधार पर, अपक्रिया की दर वह बराबर आ जाएगी K, और यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे अमोनियम नाइट्राइट, और इसकी घात कितनी? 1। बस यह प्रथम कोट की अपक्रिया यह भी आएगी, तो नोट कर लीजिएगा। तो अगर आता है प्रथम कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा भी उसकी देनी है। उसके अलावा जो भी 2-1 एग्जाम्पल आपको ध्यान में है उसको दे दीजिएगा। हो गया? अब चलिए द्वितीय कोट की अपक्रिया हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग पड़ेगी द्वितीय कोट की अपक्रिया। द्वितीय कोट की अपक्रिया यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिखिए। द्वितीय कोट की अपक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस अपक्रिया में क्या रहेगा बताइए? अभिकारक के सांद्रता पद की घात क्या रहेगी? 2 रहेगी। इन बताया गया है अभिकारक सांद्रता पद की द्वितीय घात के समानुपाती होगा इस अपक्रिया में। लिखिएगा, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर, उसी तरह है डेफिनेशन, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के, अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। द्वितीय कोट की अपक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोट की अपक्रिया कहलाती है। इसमें सांद्रता की घात द्वितीय रहेगी यानी 2 रहेगी। जैसे देखिए, यदि कोई अपक्रिया, नीचे लिखते जाएगा, यदि कोई अपक्रिया A= उत्पाद बना, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जब रहेगा तो उसमें जो अपक्रिया की दर आएगी, अपक्रिया की दर वह बराबर K हो जाएगी, और A की घात बताइए कितनी हो जाएगी? 2 ना, सांद्रता पद की घात 2 के समानुपाती होगा। इसके अलावा अथवा भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए अभिकारकों में A+B दोनों मिलकर उत्पाद बना है जिसमें अभिकारक 2 है, तो इसमें जो अपक्रिया की दर है, अपक्रिया की दर वह बराबर K आएगी, और A की घात 1 हो जाएगा और B की घात भी 1 हो जाएगा। बताइए दोनों घात मिलकर 2 हो गया कि नहीं? 2 हो गया। तो कभी कभी हो सकता है 2 अभिकारक हो, दोनों की घात मिलाकर 2 हो जाए, इसकी 1 और इसकी 1, 2 घात। और कभी कभी हो सकता है अभिकारक एक ही हो जिसमें द्वितीय घात के समानुपाती सीधा हो सकता है। तो दोनों तरह से मिल सकता है, तो इसको नोट कर लेना है सबको। होगा क्लियर सब लोग? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर
अब आता है जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल जब चलते हैं, मिटा दे रहे हैं अब। देखिए इसका एग्जाम्पल जब चलेंगे आप, तो HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का जब वियोजन होता है समझिए, तो H2 होता है प्लस I2 होता है। वियोजन और अपघटन दो क्रियाएं होती हैं। वियोजन में टूटेगा तो फिर जोड़ सकता है, लेकिन अपघटन में टूटेगा तो फिर जुड़ेगा नहीं। यही ध्यान रखिए, दोनों में टूटता ही है। तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब तापीय अपघटन किया जाएगा, तापीय वियोजन किया जाता है, यहां पर लिख सकते हैं तापीय वियोजन जब किया जाता है, तो यह बैलेंस पर करिए, दो करेंगे बैलेंस हो जाएगा। तो देखा गया प्रयोगों के आधार पर, क्या देखा गया, प्रयोगों द्वारा देखा गया लिखेंगे, देखा गया क्या, इसमें जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर वह बराबर के नियतांक आएगा, और HI जो अभिकारक है इसके सांद्रता पद की घात क्या रहेगी, 2। जो इसमें अभिक्रिया की दर है वह सांद्रता पद की घात 2 के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब यहां नियतांक लग गए तो इसलिए बराबर कर दिए। समानुपाती है तो बताइए यह द्वितीय कोट की अपक्रिया हुई कि नहीं, द्वितीय कोट की अपक्रिया हुई, तो इसको नोट कर लेना है। एग्जाम्पल में पहला रहेगा यह 2HI का तापीय वियोजन जब हुआ तो H2 प्लस I2 बना है, और इसके बाद फिर आगे पढ़ाइएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। लेकिन इसमें हमने कहा कि चूंकि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया, इसलिए इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। और जबकि वही आणविकता जब आएगी तो अभिकारक के जितने अणु रहेंगे वही उसकी आणविकता हो जाएगी। इसकी आणविकता देखा जाए तो 2 रहेगी, यहां बता देंगे। यह याद करने वाली बात नहीं, रिएक्शन देखकर बता देंगे। लेकिन यहां पर जो है जब यह लिया जाएगा तो कभी कभी यह समान भी हो सकता है और कभी कभी असमान भी हो सकता है, इसलिए एग्जाम्पल इसका याद रखिए। दूसरा एग्जाम्पल देंगे हम, यह तो फर्स्ट रहा। दूसरा एग्जाम्पल है एथिल एसीटेट नाम है, CH3COO और C2H5 है। इसका नाम है क्या, एथिल एसीटेट, एसीटेट की क्रिया जब NaOH से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, देखिए क्या होगा। एथिल एसीटेट की क्रिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड कराएंगे, तो देखिएगा C2H5 और OH मिलकर क्या बना लेगा, C2H5 और क्या बनेगा, OH यानी एथिल अल्कोहल बना, और प्लस सोडियम इसके पास आ जाएगा तो बन जाएगा क्या, CH3COO और क्या बनेगा, यानी सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। तो इसमें भी करेंगे आप, इसमें देखा गया प्रयोगों के आधार पर बोले देंगे। प्रयोगों के आधार पर क्या देखा गया कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर बराबर के लिखा जाएगा, और यहां पर एक एथिल एसीटेट हो जाएगा CH3CO और C2H5 यह हो जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, NaOH। कैसे A और B वाला हम बताए थे, इसमें देखे 2 अभिकारक है, इसमें एक ही अभिकारक था। आई बात समझ में ना। तो यहां देखे दोनों मिलाकर एक घात इसकी, एक घात इसकी, 2 घात हो जाएगी। इसको भी नोट कर लीजिएगा सब लोग। कौन सा देखिए, हाँ C2H5 यहां लगा दीजिएगा, ठीक। बैलेंस तो है ही, बस यह देखिए, बस केवल OH C2H5 के साथ चला गया और Na यहां आ गया, यही चेंज हुआ। यह द्वितीय कोट की अपक्रिया का हमने 2 उदाहरण दिया। इसी तरह और भी तमाम उदाहरण है, उसको अभ्यास में लाइए सब लोग। तमाम जो भी उदाहरण और दिया गया है,
देख लीजिए। तो हमने बता दिया शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया क्या है। इसी तरह एक और है तृतीय कोट की अपक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डाल लीजिएगा, तृतीय कोट की अपक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। तृतीय कोट यहां डाल लीजिएगा, तृतीय कोट की अपक्रिया। परिभाषा तो बनाए ले जाएंगे, कैसे बनाएगा? वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर, इन बताएंगे, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर सांद्रता पद की तृतीय घात के समानुपाती होती है, तृतीय कोट की अपक्रिया कहलाती है। तो नोट करिए सब लोग, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर, वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर सांद्रता पद की तृतीय घात के समानुपाती होती है, तृतीय घात के समानुपाती होती है, तृतीय कोट की अपक्रिया कहलाती है। तृतीय कोट की अपक्रिया कहलाती है। हो गया, तृतीय कोट की अपक्रिया कहलाती है। इसमें देखें, या तो देखें ए से उत्पाद बनेगा जैसे हर एक में करते आए हैं, तो यहां अपक्रिया की दर क्या लिखेंगे? अपक्रिया की दर बराबर के हो जाएगा और ए की घात क्या लगा देंगे? 3 ना। या ए प्लस बी हो सकता है इक्वल टू उत्पाद बन जाए, तो यहां पर क्या होगा? अपक्रिया की दर इसमें कैसे लिखेंगे? तृतीय कोट के लिए अपक्रिया की दर इक्वल टू के लगाएगा और ए की घात 1 रहने दीजिएगा, बल्कि बी की घात क्या लगा दीजिएगा? 2। तभी न बताइए 3 घात हो जाएगी। या तो ए की घात 2 रखिएगा, बी की घात 1 रखिएगा। कभी कभी इस तरह भी मिल सकता है, आर करके तीसरा नंबर कैसे हो सकता है? ए प्लस बी प्लस क्या सी इक्वल टू क्या बनेगा? उत्पाद। तो जब इसको बढ़ाएगा तो यहां पर लिखिएगा अपक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर इक्वल टू के हो जाएगा और यहां पर ए हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? बी और फिर क्या? सी। यहां पर जो है सी लिख दीजिएगा। यह हाल है। बोलिए इस तरह हो सकता कि नहीं? इसमें देखिए 3 घात 1 1 मिलकर हो जाएगी 3 बार, और इसमें 2 और 1 3 हो गया। इसी तरह करना है, तो नोट कर लीजिएगा। हो चुका बताइए? देखिए इस तरह से इसका एग्जाम्पल लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल में यह दिया जाता है NO प्लस O2 मिल करके बनाता है NO2। नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड होते हैं। देखिए NO भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, NO2 भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसी तरह N2O5 भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। इसी तरह लगभग 4-5 ऑक्साइड इसके मिलते हैं, और ऑक्सीजन यही जुड़ता जाएगा तो बढ़ते जाते हैं। तो इसमें देखिए बैलेंस करिएगा, ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। यहाँ पर जब 2 लगाया जाएगा तो बैलेंस होगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या देखा गया प्रयोगों के आधार पर?
प्रयोगों के आधार पर लिखेगा। आधार पर देखा गया कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर वह बराबर के नियतांक लगेगा और यन ओ की घात क्या लगाएंगे, 2 लगा दीजिए, और O2 की घात क्या लगेगी, 1। बताइए तृतीय कोट हुआ कि नहीं, तृतीय कोट हुआ। तो प्रयोगों के आधार पर लिखिएगा, तो नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर। हो गया होगा सबका। यह हो गया, देखिए शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोट की अपक्रिया हो गई। अब हम बताए थे कि प्रथम कोट की अपक्रिया का विस्तार किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रथम कोट की अपक्रिया का विस्तार करेंगे, हम लोग लास्ट में करेंगे, और उसी वक्त उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तब लगा लेंगे एक्सरसाइज का, क्योंकि एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उसी पर आधारित ज़्यादा है और उसी को आपको पढ़ना भी है, तो वह तो लास्ट में किया जाएगा। उसके पहले जैसे अभिक्रिया की आणविकता भी है, कोट भी है, हम अंतर देखिए बता चुके हैं कि अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की कोट बताइए शून्य हो सकती है कि नहीं, शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की जो आणविकता है प्रयोगों पर आधारित नहीं होती है, जबकि अभिक्रिया की कोट प्रयोगों पर आधारित होती है। अभिक्रिया की आणविकता का मतलब हुआ किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। जैसे इसमें देखिए 2 यह और 1 यह, अभिकारक अणुओं की संख्या 3 है, तो इसकी आणविकता भी 3 है संयोग से, और इसकी जो है अभी कोट भी क्या है, 3। लेकिन सब में बराबर नहीं मिलेगा, इस बात को हम बता दिए, इसमें केवल गिन लेना है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर। तो देखिए अभी कॉलम मत बनाइएगा आप लोग, चूंकि हम अभिक्रिया की आणविकता अभी लिखवा नहीं पाए हैं, तो पहले 1-2 लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, तब इसके बाद कॉलम बनाइएगा, 2 कॉलम बनेगा। क्या लिखे, अभिक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर। तो लिखिएगा, पहले परिभाषा हम आणविकता की लिखवा दें, लिखिएगा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिक्रिया की आणविकता, यानी मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं इसको, आणविकता को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। परिभाषा से देखिए सीधा है, इसमें कुछ रटना नहीं है आप लोगों को। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अब चलिए कॉलम बना लीजिए, 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ अभिक्रिया की कोट लिखिएगा और एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता लिखिएगा। और 2 अंतर तो स्वयं लिख डालिए, 2 अंतर आपको क्लियर होगा, उसको लिख डालिए पहले। अभिक्रिया की कोट प्रयोगों पर आधारित होती है ना, और आणविकता लिखिएगा प्रयोगों पर आधारित नहीं होती है। पहला अंतर ये लिखिए।
लिखिएगा अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है, अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है। दूसरा नंबर। हो गया। अब पहले चलिए तीसरा नंबर में अभिक्रिया की कोट वाले में हेडिंग है ना, पहले हेडिंग अभिक्रिया की कोट में लिखिएगा अभिक्रिया की कोट से अभिक्रिया की दर और सांद्रता में संबंध स्थापित होता है। सांद्रता में संबंध स्थापित होता है। देखिए संबंध का मतलब वही अनुक्रमानुपाती है ना, संबंध स्थापित होता है। आणविकता लिखिएगा आणविकता द्वारा अभिकारक के अणुओं की संख्या की जानकारी होती है। अभिकारक के अणुओं के संख्या की जानकारी होती है। हो गया। तो यह देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 अंतर है। इसके अलावा जो अंतर देता है समानता के बेस पर दे देता है। जैसे यह है, आप देखे भी हैं कि कहीं कहीं पर आणविकता और अभिक्रिया की कोट दोनों समान आती है। जैसे इसी में देखिए आणविकता 2 1 3 है और कोट भी 3 होगी। कहीं कहीं पर असमान भी मिलता है। यह तो कोई अंतर होता नहीं है, एक तरीके से वहां समरूपता या मतलब दोनों में संबंध दिखाता है कि कैसे यह हो रहा है। तो इसको अंतर मत लिखिएगा, बस 3 अंतर केवल लिखिएगा। आप लोग कन्फर्म हो गया ना। तो अभिक्रिया की कोट क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, रुकिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सांद्रता पद की घात क्या कहलाती है? अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोट कहलाती है। ये ना सांद्रता पद की घात होती है जो अभिक्रिया की दर में संबंध बताती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जबकि आणविकता देखा जाए तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। तो कुछ याद नहीं करना, आप लोग समझा दिए हम। हाँ, याद इतना करना है कि जो एग्जाम्पल हमने बताया शून्य कोट की अभिक्रिया प्रथम द्वितीय तृतीय, वह एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। चूंकि प्रयोग के बेस पर है तो इसलिए ध्यान रखना है, लेकिन आणविकता में कुछ ध्यान नहीं रखना है। जो रिएक्शन दिया रहेगा अगर उसकी आणविकता पूछ रहा है तो आप अभिकारक अणुओं की संख्या जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बोलिए समझ में आ जाएगा सबको ना। अब जो है अब वही रहेगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया का विस्तार किया जाएगा, उस पर न्यूमेरिकल लगाया जाएगा, फिर आपके सिलेबस में देख लिया जाएगा। अगर कुछ इसके बाद भी छूट रहा है तो उसको भी बता दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण। प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण। प्रथम कोट की अभिक्रिया का क्या समीकरण। परिभाषा तो याद हो गई होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलिए यहीं पर अभी रुकते हैं, ठीक है ना। कुछ आप लोगों से पूछ लिया जाएगा और इसके बाद फिर यहीं पर रुकेंगे। तो कल जब बताएंगे तो शुरू से बताएंगे तो समझ में भी आ जाएगा, नहीं तो आज अधूरा छोड़ना पड़ जाएगा। कल यही चलेगा ही पूरा 1 घंटे, ठीक है ना। और यह बता देंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम 1 आध 2 बताएंगे तो आप लोग खुद लगाएगा, आ जाएगा समझ में। और जब यह हो जाता है तो हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हम बताए थे तीव्र गति की अभिक्रिया बताए थे ना,
कौन कौन सी अपक्रिया तीव्र गति की होती है? शिवांगी बताइए, कौन कौन सी अपक्रिया तीव्र गति की होती है? हाँ, उदासीनीकरण और अवक्षेपण अपक्रियाएं क्या होती है? तीव्र गति की अपक्रियाएं होती है, प्रायः हमने बताया है। और तीव्र अपक्रिया का मतलब जान ही रहे कि जो अपक्रिया बहुत तेजी से होगी तीव्र अपक्रिया कहलाएगी। चलिए अर्चना, चलो बताओ, बताइए बताइए, मंद गति की अपक्रिया में क्या आएगा? प्रायः कौन सी अपक्रियाएं मंद गति की होती हैं? बताओ, एक शब्द में जवाब देना है। बताए थे प्रायः आणविक अपक्रियाएं, बोलिए, कहे थे पढ़कर आइए अपना। प्रायः आणविक अपक्रियाएं क्या होती हैं? मंद अपक्रियाएं होती हैं। आणविक अपक्रिया क्या होती है? चलिए बैठिए, चलिए बताइए, आणविक अपक्रिया क्या होती है? रिशु चलो बताओ। आणविक अपक्रिया में बताओ कैसे होता है, कैसे पहचान कर पाएंगे? उसमें हम बताए थे ही कि इसमें एक बड़ा अणु दो छोटे अणुओं में टूटेगा, और संयोग, यही उदाहरण अभी लिखे थे, अमोनियम नाइट्राइड वाला नहीं बताए थे? अमोनियम नाइट्राइड का जब विघटन होता है तो नाइट्रोजन और जल बनता है, वह बताए अपघटन है कि नहीं हुआ, और वह मंद गति की अपक्रिया का उदाहरण रहेगा। बोलिए, आ जाएगा ना? तो इस तरह देखे, बैठिए, इस तरह देखे, पूछने पर आना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो पूछने पर आना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यही सब जीके बनता है और यही सब आप लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं। और जो यहाँ अपक्रिया के कोट हम बताए थे वह जो है देखा जाए तो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आपको कंपटीशन का भी ध्यान रखना है कि कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए, केवल बोर्ड है नहीं। रितेश चलिए बताइए, शून्य कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, अपक्रिया की दर, हाँ, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। बोलिए, इस तरह बताइए, या तो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के, शून्य घात का मतलब आप नहीं निर्भर करती है, उसका मान तो एक ही आएगा ना, तो नहीं निर्भर करती है, वह कहलाती है क्या? शून्य कोट की अपक्रिया। ये ध्यान रखिएगा। प्रथम कोट की अपक्रिया चलिए बताइए। किसी रासायनिक अपक्रिया में बोलेंगे, किसी रासायनिक अपक्रिया में यदि अपक्रिया की दर, बोलिए, एक घात के समानुपाती है तो वह कहलाती है क्या? प्रथम कोट की अपक्रिया। बहुत आसान बताया गया, तोड़ तोड़ कर बताया गया अलग अलग पार्ट। अपक्रिया की दर हम इसीलिए पहले समझा दिए। वेग स्थिरांक मिला है ना, अंकित बताइए, चलिए वेग स्थिरांक क्या है? हाँ, यानी dx/dt बराबर k आया है, a माइनस एक्स आया है, वह तो समीकरण हुआ जिसको वेग समीकरण कहते हैं। उसमें k जो है वेग स्थिरांक है। तो वेग स्थिरांक देखिए, अगर देखा जाए तो अपक्रिया की दर, किसी रासायनिक अपक्रिया में जो अपक्रिया की दर है वह सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, और उसमें जो नियतांक प्रयोग होता है वही कहलाता है क्या? वेग स्थिरांक। और उसको हम बताए थे dx/dt करके बराबर k और a माइनस एक्स करके k लिख दीजिएगा, वह क्या है? वेग स्थिरांक। इसी तरह बताना चाहिए। बोले, कोई दिक्कत तो नहीं रहनी चाहिए। अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, बैठिए, रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं तो जानकारी होनी चाहिए सबको। अब खूब मन से पढ़िए सब लोग, चूंकि बोर्ड है, हमने बार बार बता दिया, बोर्ड में कोई लापरवाही नहीं होती है, और वह भी कम समय है, कम समय में अधिक से अधिक पढ़ना हम लोगों को है। तो साथ साथ आप लोग रेगुलर, हमने कहा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको जाकर कम से कम आधा घंटे या 20 मिनट देख लीजिए कम से कम। ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ा दे रहे हैं, 20 मिनट देख लेंगे तो उतने से ही ध्यान रहेगा, और जो दिक्कत होती है वह आगे आकर के पूछ लिया करिए। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।